Hello, in this video we are going to discuss universal gravitational law. But before starting the universal gravitational law, first we discuss the concept of gravitation. और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए हम अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टोन को अपवर्ड फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो वो एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद वापस अर्थ सरफेस पर आके गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ वापस अर्थ सरफेस पर आ जाती है? अनदर एग्जांपल इज रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ सन के चारों ओर परिक्रमा क्यों लगाती है? रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। टाइड्स अकर इन द ओशियन, वाई? ओशंस में टाइड क्यों होती हैं? तो इन सारे एग्जाम्पल्स का जो आंसर है वो है ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या है, तो उसको समझने के लिए हम एक बहुत ही फेमस कहानी देखते हैं जो कि सर आइजैक न्यूटन के बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि सर आइजैक न्यूटन एक बार अपने घर के बाहर एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। तभी उस एप्पल ट्री से एक एप्पल टूटा और वो आके ग्राउंड पर गिर गया। तो सर आइजैक न्यूटन ने जब ये चीज़ देखी कि एप्पल टूटा और आके सरफेस पर गिर गया, तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों हुआ, ये एप्पल टूटा तो सरफेस पर क्यों आया, ये हवा में क्यों नहीं चला गया। अब ये चीज़ सिर्फ सर आइजैक न्यूटन ने ही तो नहीं देखी, इससे पहले, उनसे पहले भी और उनके बाद भी कई लोगों ने देखा होगा, पर किसी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। पर सर आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गिरा। और फाइनली वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी तो क्या है ग्रेविटी? अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, in this universe any objects having mass attract each other। यानी इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस phenomenon is known as gravity, and the force with which these objects attract each other is known as gravitational force। तो इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिनमें मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। और वो दोनों ऑब्जेक्ट जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स by which the objects attract each other is known as gravitational force, and the gravitational force is always attractive in nature, always attractive in nature. Now the question is, what is the magnitude of this gravitational force? How we find the gravitational force between any two bodies? What is the formula for gravitational force? To derive the formula to find the magnitude of gravitational force, Sir Isaac Newton proposed or give the universal gravitation law. Now we discuss what is universal gravitational law. According to Sir Isaac Newton, any object which have mass attract each other. To find the magnitude of gravitational force, we take an example। दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए का जो मास है वो है कैपिटल एम, बॉडी बी का मास है
स्मॉल एम, और ये दोनों बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी, इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी। दिस इज द गिवन कंडीशन। ये हमें दिया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है, और उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। सो नाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड और फॉर्मूला फॉर यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो according to Sir Isaac Newton, the gravitational force is directly proportional to product of masses of two objects. सर आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। और कैसा डिपेंड करता है? डायरेक्टली। इसका मतलब अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, और अगर उनका मास डिक्रीज होता है तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिक्रीज होगा। तो पहली चीज़ जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है वो है उन ऑब्जेक्ट्स के मास। इससे हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड की। द सेकेंड थिंग ऑन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज, यानी उन दोनों मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। इसका मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। ऑन कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन वी फाइंड द फाइनल इक्वेशन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू capital M small m upon d². Here capital M is mass of object A, small m is mass of object B, and d is the distance between the center of object A and object B. ये जो फाइनल इक्वेशन हमें मिली, यहाँ से जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है कैपिटल G, और ये जो हमें इक्वेशन मिली है F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d², यही इक्वेशन होती है, यही फॉर्मूला होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास गिवन हो और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन हो, उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। पर हमें मास तो पता है और उनके बीच की डिस्टेंस भी पता है, पर व्हाट अबाउट कैपिटल G? हमें कैपिटल G की वैल्यू नहीं पता है। सो सर हेनरी कैवेंडिश फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल G बाय सेंसिटिव बैलेंसिंग। सर हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल G की वैल्यू फाइंड की, और वो वैल्यू कितनी है? वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये है वैल्यू कैपिटल G की, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये यूनिट होती है कैपिटल G की। अब हमारे पास सारी वैल्यू हैं जो कि हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए। फॉर्मूला हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। अब हमारे पास सारी वैल्यू है तो हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिनका मास और जिनके बीच की डिस्टेंस हमें पता है उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू होती है कैपिटल G की, ये है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है।
तो ये तो था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जिसकी हेल्प से हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का किसी भी ऑब्जेक्ट का. बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ न्यूटन फाइंड इनवर्स स्क्वायर रूल. न्यूटन ने ये इनवर्स स्क्वायर रूल कैसे फाइंड किया? टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ न्यूटन फाइंड इनवर्स स्क्वायर रूल, इसको समझने के लिए हमें केपलर के लॉ समझना पड़ेंगे. टू अंडरस्टैंड द इनवर्स स्क्वायर लॉ वी हैव अंडरस्टैंड द केपलर्स लॉ. सर जोहानिस केपलर ने 3 लॉ दिए हैं. सर जोहानिस केपलर proposed 3 law which govern the motion of planet. सर जोहानिस केपलर ने 3 लॉ दिए हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करता है, उसका मोशन क्या होता है. ओके, लेट्स डिस्कस द केपलर्स लॉ. द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर स्टेट that earth revolve around the sun in an elliptical orbit and sun situated at one of the focus of elliptical path. यानी केपलर का पहला नियम ये बोलता है कि जो पाथ है, जिस पाथ में अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, वो पाथ एलिप्टिकल है, ना कि सर्कुलर है. वो पाथ एलिप्टिकल है और उस एलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पर सन है. इसका मतलब उस एलिप्टिकल पाथ के सेंटर में नहीं है सन, उस एलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पर सन है और उस एलिप्टिकल पाथ में अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. यह है केपलर का पहला नियम, जिन्होंने क्या बोला कि जो पाथ है वो एलिप्टिकल है, ना कि सर्कुलर. नाउ द second law of Kepler stated that the line joining sun and the planet cut equal area in equal time interval. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि ये एक प्लेनेट है, एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारी अर्थ है जो कि पहले ए पॉइंट पर थी. ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस. अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस, ये है सन और ये है अर्थ. पहले अर्थ ए पॉइंट पर थी, फिर कुछ टाइम बाद वो बी पॉइंट पर चली गई और अर्थ को इस एलिप्टिकल पाथ में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम है टी. हमने मान लिया कि अर्थ को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में टाइम लगा टी. फिर उसी पाथ में हमने एक और पॉइंट ले लिया, वो है पॉइंट सी, और इस सी पॉइंट से इस दूसरे डी पॉइंट तक जाने में अर्थ को जो टाइम लगा वो टाइम भी क्या है, टी है, यानी सेम टाइम. हमने क्या एज्यूम किया, हमने क्या माना कि इस एलिप्टिकल पाथ में एक पॉइंट था ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में अर्थ को जो टाइम लगा वो है टी. एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाने में अर्थ को टाइम लगा टी. यानी अगर जो टाइम है वो सेम हो तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ the area swept by the line joining the sun and the planet in equal time interval is equal. इसका मतलब अगर ए से बी जाने में अर्थ को टी टाइम लगता है और सी से डी जाने में भी टी टाइम लगता है, तो जो एरिया है ए, ओ और बी, यानी एरिया ऑफ ए, ओ,
B is equals to area of COD। ये कहना था केपलर का। केपलर ने क्या बोला कि अगर A से B तक जाने में t टाइम लगता है और C से D तक जाने में भी t टाइम लगता है, अगर दोनों टाइम सेम हो तो जो एरिया कट किया है इस लाइन ने यहाँ तक जाने में, यानी ये वाला शेडेड एरिया, ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ केपलर इज the line joining the planet and the sun sweep equal area in equal time interval. Thus, if the time of travel from A to B is same as from C to D, then the area of OAB and OCD are equal. ये था केपलर का सेकेंड लॉ। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केपलर, जिस पर न्यूटन का इन्वर्स स्क्वायर लॉ डिपेंड करता है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कि केपलर का थर्ड लॉ क्या है। सो अकॉर्डिंग टू केपलर, दिस इज द रेडियस बिटवीन अर्थ एंड सन। दिस इज सन, दिस इज अर्थ। वी कैन टेक एनी प्लैनेट, here we take the example of earth. तो according to Kepler, sun और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है r, उसका क्यूब यानी क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन sun and any planet is directly proportional to the square of revolution time of that planet. इसका मतलब सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है r, उसका क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो सन, अर्थ को सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन लगाने में जो टाइम लगता है t, उसके स्क्वायर के। हमने मान लिया कि अर्थ को सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में t टाइम लगता है, तो r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ये है केपलर का थर्ड लॉ। इसका मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर और आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यह है केपलर का थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ बोलता है कि आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर कांस्टेंट होगा। अब इस फॉर्मूले का, इस लॉ का यूज़ किया न्यूटन ने और उन्होंने डिराइव किया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो उन्होंने ये कैसे फाइंड किया, तो हम देख लेते हैं। उन्होंने, न्यूटन ने केपलर थर्ड लॉ का यूज़ करके इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे फाइंड किया। तो अगर हम एज्यूम करें, न्यूटन ने एज्यूम किया कि जो मोशन है अर्थ का अराउंड द सन, वो एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है। उन्होंने उस पाथ को सर्कुलर एज्यूम किया। तो हमें पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो होता है F=mv² अपॉन r। यहाँ पर m होता है उस ऑब्जेक्ट का मास, v होता है उसकी वेलोसिटी और r होता है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस। चूँकि m कांस्टेंट है तो इस वजह से f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v² अपॉन r के। ऐसा होगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v² अपॉन r के। अब जब हमने इस पाथ को, जो पाथ है सन के अराउंड अर्थ का, उसको हमने जब सर्कुलर माना है तो हमें पता है जो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब अर्थ सन के अराउंड रेवोल्यूशन कर रही है तो उस, जब वो पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है 2πr।
इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। और इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में अर्थ को जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, टी टाइम। तो यहाँ से हमने स्पीड फाइंड कर ली, v इक्वल्स टू 2πr/t। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 2π है वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/t। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2π कांस्टेंट टर्म है। अब हम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/t में दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमने लास्ट में जो फॉर्मूला निकाला था, f जो निकाला था फोर्स, वो किस पर डिपेंड करता है, v स्क्वायर अपॉन r पर। इसलिए हमने v का स्क्वायर किया ताकि हमें v स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए। तो हमने v का स्क्वायर किया, कैसे किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ द साइड। तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ये कहाँ से आया, तो ये आया केपलर के थर्ड लॉ से। केपलर के थर्ड लॉ से, केपलर के थर्ड लॉ से हमें क्या पता चला कि आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर कांस्टेंट होता है। तो ये वाला टर्म कांस्टेंट है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू हमें मिली v स्क्वायर की, जो हमें वैल्यू मिली v स्क्वायर की 1/r, इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r है, v स्क्वायर की जगह हमने r रख दिया और एक r ऑलरेडी है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और यही है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दिया, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वहाँ पर जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ था वो उन्होंने कहाँ से फाइंड किया, तो वो फाइंड किया उन्होंने केपलर के थर्ड लॉ की हेल्प से। तो ये है कंक्लूज़न। अब हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। एक क्विक व्यू देख लेते हैं। तो हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ डिस्कस करना था, तो उससे पहले हमने देखा कि ग्रेविटी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिनमें मास हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए और उसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ फाइंड कैसे करते हैं, तो जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जिनका मास गिवन हो और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन हो, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, तो इन्वर्सली डिपेंड करता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पर, यानी f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। जब इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया तो हमें फाइनल इक्वेशन मिली, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो कांस्टेंट टर्म मिला हमें, कैपिटल G, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किसने फाइंड की, तो उसकी वैल्यू फाइंड की सर हेनरी कैवेंडिश ने। सर हेनरी कैवेंडिश ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू फाइंड की, जो कि
हर जगह सेम होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है F इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू हमें फाइंड है, हमें पता है m और m दोनों ऑब्जेक्ट्स का हमें मास दिया होगा और उनके बीच की डिस्टेंस दी होगी, तो हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। अब ये जो फॉर्मूला फाइंड किया सर आइजैक न्यूटन ने, तो ये फॉर्मूला उन्होंने कैसे फाइंड किया, तो इसके लिए उन्होंने यूज़ किया केपलर का लॉ। केपलर के लॉ की हेल्प ली और उन्होंने इन्वर्स स्क्वायर फॉर्मूला फाइंड किया। उसे समझने के लिए हम केपलर के लॉ समझते हैं। तो यहाँ पर जो लॉ यूज़ किया न्यूटन ने वो सिर्फ थर्ड लॉ था, पर यहाँ पर हम केपलर के तीनों लॉ डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि तीनों लॉ क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ केपलर का बोलता है कि कोई भी प्लेनेट अर्थ के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है, ना कि एक सर्कुलर पाथ में। यानी प्लेनेट का जो पाथ होता है सन के अराउंड वो एक एलिप्टिकल पाथ होता है, और सन उस एलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पर है। ये था केपलर का फर्स्ट लॉ। हमने सेकंड लॉ देखा केपलर का, वो क्या बोलता है कि प्लेनेट और सन को मिलाने वाली जो लाइन है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कट करती है। वो हमने कैसे देखा, तो ये एग्जांपल लेके देखा कि मान लिया हमने अर्थ है जो कि ए पॉइंट पर है, उसको बी पॉइंट तक, ए से बी तक जाने में टी टाइम लगता है, फिर सी से डी तक जाने में टी टाइम लगता है, यानी दोनों टाइम सेम है। तो जो एरिया कट किया है अर्थ और सन को मिलाने वाली लाइन ने, यानी ओ ए लाइन ने, वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एरिया ऑफ ए ओ बी और एरिया ऑफ सी ओ डी इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, जब ए से बी तक जाने में टाइम और सी से डी तक जाने में टाइम इक्वल हो। ये था केपलर का सेकंड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ हमने देखा। केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि प्लेनेट और सन को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जो रेडियस होता है, उसका क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस प्लेनेट का जो रिवोल्यूशन टाइम होता है टी, उसके स्क्वायर के, यानी एस क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जब इसे हमने सॉल्व किया तो एस क्यू अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये है केपलर का थर्ड लॉ। इसी लॉ का यूज़ करके न्यूटन ने इन्वर्स स्क्वायर लॉ फाइंड किया और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया। थैंक यू।